वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब। अब से हमारी जो क्लासेस का टाइमिंग है ये इवनिंग से हमने मॉर्निंग शिफ्ट कर लिया है और ये हम सबकी कंसेंट से हुआ है, तो आई होप आप सबको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सीपीसी में अभी तक जितना हमने कवर किया है बेसिक आइडिया हो गया है। आज से हम प्लेस ऑफ स्विंग, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 अपने आप में एक सिविल कोड्स का प्रोसीजर बताता है और इसके लिए यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द सिविल जुडिशियल सिस्टम। अगर सिविल जुडिशियल सिस्टम आपको नहीं पता है तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक नए स्टूडेंट भी हैं, इसलिए हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, बहुत हल्का सा। बाकी आपको हम एक्स्ट्रा टाइम में आपकी क्लासेस कवर करा देंगे, कोई इशू नहीं है। देखिए सिविल प्रोसीजर कोड को समझना है तो पहले आप मैंने आपको बहुत बेसिक प्रिंसिपल बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे अगर आप चलेंगे, आपके आसपास में एक पंचायत लेवल पे, आपके गांव की किसी कमेटी में कोई किसी डिस्प्यूट का फैसला जैसे होता है, लगभग वैसा ही एक ढांचा आपको सीपीसी में भी देखने को मिलता है। इट कैरीज अलॉन्ग विद 158 सेक्शंस अलॉन्ग विद 51 ऑर्डर्स एंड अपेंडिसेस ए टू एच। ठीक है, टोटल 8 अपेंडिसेस यहां दिए हैं, जहां डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स यहां पे मिलते हैं आपको। अब इससे पहले वाली क्लासेस आप सब ने अच्छे से देखी हैं। अगर जिस किसी की कोई क्लास मिस हुई है तो प्लीज लेट मी नो इन द ग्रुप, तो मैं आपको उसका रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल करा दूंगा। मैक्सिमम क्लासेस का रिकॉर्डिंग वर्जन है अपने पास। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्लेस ऑफ सुइंग, यानी कि भाई आपका मुकदमा कहां फाइल होगा। ठीक है, अब पहली चीज तो ये मुकदमा फाइल होगा, केस फाइल करेंगे, ये वर्ड बोलना आज से बंद कर देना है। वेयर द सूट शुड बी इंस्टीट्यूटेड, एक वर्ड हमें आज से बोलना शुरू करना है, इंस्टीट्यूटेड। जनरल लैंग्वेज हम बोलते हैं केस फाइल करना है, ठीक है, लेकिन नहीं, वो सब छोड़ दीजिए चीजें अभी, क्योंकि ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है जो आपको लिखना भी है मेंस एग्जाम में। वी हैव टू थिंक लाइक अ जज, वी हैव टू थिंक लाइक एन एडवोकेट, वी हैव टू थिंक लाइक एन प्रोफेसर हु इज चेकिंग योर एग्जाम। अंडरस्टूड। सो प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ सुइंग जो है आपका दो चीजों में डिवाइड है। प्लेस ऑफ सुइंग को दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो वहां जहां पे सूट आप इंस्टीट्यूट करेंगे, वेयर टू इंस्टीट्यूट द सूट, जहां सूट की स्टार्टिंग होगी। इंस्टीट्यूट होने के बाद वी कैन ट्रांसफर द सूट। सो प्लेस ऑफ सुइंग में दो चीजें आ गई। अब आपका जहां सूट इंस्टीट्यूट होगा ये डील करता है सेक्शन 15 से लेकर के 20 तक। 21 और 21A इसके ऑब्जेक्शन से रिलेटेड है और 22 से लेकर के 25 तक आपका ट्रांसफर ऑफ सूट्स की बात करता है। यानी कि ये हमारा जो कंप्लीट टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक 15 से लेकर के 25 तक डील करने वाला है। अब सबसे पहले हम सेक्शन 15 पे आते हैं। बहुत जल्दी जल्दी चीजों को समझेंगे, डिले नहीं करेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से समझेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा हमने किस तरह से इस टॉपिक को समझा था, आज फिर से हम इसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। हमने ट्रिक्स की बात भी की थी, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो पिछली क्लास में हुआ, हो सकता है आज वो चीज ना हो, मिस हो जाए, क्योंकि पढ़ाते हुए भाई पता नहीं लगता ना, जो जब याद करके आते हैं वही आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 15 प्लेस ऑफ सुइंग हमने बात कर ली कि सेक्शन 15 से लेके 25 तक हमको रीड करना है। और सबसे पहला सेक्शन है कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट सेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई। अब यहां एक वर्ड आ गया आपका लोवेस्ट ग्रेड, लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट, and that court must be competent to try। अब देखिए सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी ज्यूरिसडिक्शन। किस किस को ज्यूरिसडिक्शन में डाउट है? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ज्यूरिसडिक्शन में डाउट है? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पिकनिक ज्यूरिसडिक्शन,
and subject matter jurisdiction. The territorial jurisdiction is deals under section 1. Your pecuniary jurisdiction deals under section 6 and subject matter में हमने section 9 में पूरे अच्छे से इसको समझा था। एक चीज और यहाँ पे समझनी जरूरी है, मैंने आपको टोटल 3 केसेस बताए थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे केसेस पता होंगे। मान लीजिए किसी केस में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, पिक्यूनियरी भी है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर नहीं है। अब टेरिटोरियल नहीं है, पिक्यूनियरी है, सब्जेक्ट मैटर भी है। अब टेरिटोरियल है, पिक्यूनियरी नहीं है और सब्जेक्ट मैटर है, तो हमने यहाँ पे डिक्री की वैलिडिटी की बात की थी कि इन केस अगर आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बाकी भले ही हो, तो आपकी जो डिक्री बनेगी वो बनेगी वॉइड डिक्री। लेकिन इन केस अगर आपका सब्जेक्ट मैटर है, वहां पे टेरिटोरियल नहीं है या पिक्यूनियरी नहीं है, तो इन दैट केस वी कॉल्ड इट इर्रेगुलर डिक्री। व्हाई वी कॉल्ड इर्रेगुलर डिक्री? बिकॉज द डिफेक्ट्स ऑफ द डिक्री कैन बी रिमूव्ड बाय द रिविजनल कोर्ट और द अपीलेट कोर्ट। तो इतना बड़ा इसमें वो नहीं हो गया। देखिए, उसको भी डिसाइड करने वाला जज ही बैठे हैं वहां पर भी, वो भी एक सिविल कोर्ट है, उसने भी सीपीसी पढ़ा है, वो भी जानता है कैसे डिसाइड करना है। एक पर्टिकुलर एरर पे हम पूरे ट्रायल को विसिएट नहीं कर सकते। दीज डिफेक्ट्स कैन बी रिमूव्ड। और अगर किसी को स्टार्टिंग से दिक्कत है तो उसी के लिए सेक्शन 21 पढ़ने वाले हैं, और 21A में हम उसका सूट बार कर देंगे उस चीज के ऊपर। समझना इस चीज को, ये चीज हम पिछली क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत डीप में ही जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने सेक्शन 15 की। अब सेक्शन 15 में तुमने पढ़ा, ये कह रहा लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट, तो सबसे पहले तो मैं लोवेस्ट ग्रेड की बात कर लेता हूं। लोवेस्ट ग्रेड मींस जहां आपके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन एंड योर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। आपने चेक किया कि मुझे कोर्ट C1 में अपना एक मुकदमा इंस्टीट्यूट करना, सूट इंस्टीट्यूट करना है। क्या मेरा जो सूट है उसमें जो कॉज ऑफ एक्शन है उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बनता है कोर्ट C1 का? अब आपने कहा यस बनता है जी। फिर आपने देखा कि पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन क्या उस कोर्ट का है मेरे सूट को लेकर? वो भी है, यस। आपने देखा क्या सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है? यस, वो भी है। इट मीन्स द लोएस्ट ग्रेड कोर्ट हु इज competent to try the suit. Competent to try means the court which has territorial jurisdiction, pecuniary jurisdiction and subject matter jurisdiction. तीनों jurisdiction उसके पास है। अब ये चीज कैसे डील करेंगे, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोर्ट C1 आपका एक नॉर्मल सब डिविजनल कोर्ट है। इस सब डिविजनल कोर्ट के अंदर सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन है। आपका लैंड सिचुएट करता है इसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, लेकिन इसका पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो यहां पे नहीं है, पिक्यूनियरी लिमिट्स इसकी नहीं है, सब्जेक्ट मैटर भी है। तो भैया फिर आप क्या देखोगे, आप इससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखोगे, आप इससे ऊपर हाई कोर्ट में देखोगे। इट मीन्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इट कैन बी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सिर्फ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, करोड़ भाई देखो सुनने में अजीब सा लगता है, आजकल 2000 के नोट पे फिर से इसको बंद किया जा रहा है, तो जिसके पास करोड़ों रुपए हैं अपना चेंज कराएंगे लोग, ठीक है। अब 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आप ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते ना सब डिविजनल कोर्ट में जा सकते, तो यू हैव टू गो टू दी हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में आप अपील में नहीं जा रहे हैं, आपका कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट होगा वो, और लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट उस केस में आपका हाई कोर्ट होगा। क्लियर हुआ? लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां नोट करनी है। जो लाइंस में स्टार बनाता हूं उनको आप अपने नोटबुक में ध्यान से लिख लें, स्टार बनाकर ही लिखें। द सेक्शन 15 जो है इट इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर। सेक्शन 15 क्या है? ये रूल ऑफ प्रोसीजर है।
इट मीन्स कि भैया मेरा C1 कोर्ट में सारी चीजें थी, मेरा लोएस्ट ग्रेड कोर्ट C1 था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो थी वो मेरे केस को ट्रायल कर सकता है, वो तो इससे हायर उस पे है। सो सेक्शन 15 सुपीरियर कोर्ट को बार नहीं करता है कि वो केस को सुन ही नहीं सकता। अब मान लो C1 मेरा लोएस्ट ग्रेड कोर्ट था, बट मैं चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे केस को सुन लिया, ट्रायल कर दिया। अब आप कहोगे कि ना जी सेक्शन 15 तो कहता है लोएस्ट ग्रेड में जाना, तो वहां नहीं गया ये, तो भैया ये इसको बार नहीं करता है। अगर सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि भैया ये सूट हमें सुनना चाहिए तो वो भी सुन सकता है, भले ही लोएस्ट ग्रेड कोर्ट नीचे हो। It means when a suit triable by a court of lower grade, लिख लो इस लाइन को, when a suit triable by a court of lower grade is instituted in a court of higher grade, the higher court is not bound to return the plaint। भाई प्लेंट को रिटर्न कर सकता है ना वो, कि तो भाई आप दूसरी कोर्ट में जाओ, आपको C1 कोर्ट में जाना चाहिए। He can return the plaint। ऑर्डर 7 जब आप पढ़ोगे तो आप रूल 10, 11 वहां पढ़ेंगे, रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट होता है कि भैया आप गलत कोर्ट में आ गए, आप दूसरी कोर्ट में जाइए, अपना प्लेंट वहां सबमिट कीजिए। सो हायर कोर्ट बाउंड नहीं है सेक्शन 15 की वजह से। इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ दैट कोर्ट, हायर कोर्ट, ठीक है। He can try that suit also by himself, or he can return the plaint to present in the court of the lower grade। बात समझ में आई मेरी? तो सेक्शन 15 क्यों बनाया फिर? भाई अगर ऐसी ही बात है तो why we made सेक्शन 15? जरूरत क्या थी सेक्शन 15 की? सेक्शन 15 को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा पर्पस था, दिस सेक्शन इज इनेक्टेड just to avoid the overcrowding in the higher courts। ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएंगे हायर कोर्ट, तो लोअर में कोई जाएगा ही नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि भैया जहां आपकी प्रॉपर्टी, आप वहीं केस करो ना। पार्टीज को भी कन्वीनियंस होता है, विटनेसेस को कन्वीनियंस होता है। डिफेंडेंट बेचारा, आप पता लगा भाई आप रहते हैं किसी वहां पे भिवानी के एरिया में और आपको चंडीगढ़ जाना पड़ जाए हाई कोर्ट के लिए, तो आप तो बहुत परेशान हो जाएंगे। सो इट हैज बोथ द पर्पस इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द हायर कोर्ट्स एंड आल्सो टू गिव द कन्वीनियंस टू द पार्टीज। तो इसी तरह की चीजें आप लिख सकते हैं अगर कभी आपसे मैंने पूछा, बट यू मस्ट नो अबाउट द इट्स एक्चुअल क्राइटेरिया की क्यों है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेक्शन 16 के ऊपर, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स। अब इस पर जाने से पहले, इस सेक्शन पर जाने से पहले हम दो चीजें जरूर डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हमें करनी चाहिए। देखिए, जब आपका कोई राइट क्या होता है, इन्फ्रिंज होता है, तो राइट इन्फ्रिंज होने के बाद इंडिविजुअल अप्रोच करता है सिविल कोर्ट को, और सिविल कोर्ट को कहता है कि साहब मुझे मेरा राइट दिलाया जाए, either restore my right or give me the compensation for this right। क्रिमिनल में तो ऐसा नहीं होता है। अब क्रिमिनल में क्या है, किसी ने किसी को मार दिया तो भाई दोबारा से जिंदा थोड़ी कर सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम पनिश करेंगे। दैट इज द पनिटिव नेचर ऑफ द क्रिमिनल। बट इन द सिविल केसेस these right can be restored or the compensation for that particular right can be given। अब ये राइट किस चीज से जुड़ा हो सकता है, जब सिविल मैटर्स होते हैं तो सिविल मैटर्स में ये राइट तीन चीजों से जुड़ा है। झगड़ा तीन ही चीजों को लेकर है आज। सबसे पहला, जर जोरू जमीन पे नहीं जाना है यार, तुम भी कुछ भी बोलने लगते हो चलिए, बच्चे बड़े बदमाश हो गए आजकल। नहीं देखिए, हालांकि इसकी बात गलत नहीं है। अगर आप देखिए चैट बॉक्स में कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, हालांकि गलत नहीं लिखा है। मैक्सिमम केसेस जर जरूर जमीन के हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो यानी कि हम इसी की बात को अगर लें तो सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी। भैया जमीन को लेकर बहुत झगड़े हैं, भाई बहन में, भाइयों में, सभी रिश्तेदारों में, सब में झगड़े हैं, जमीन को लेकर बहुत झगड़े हैं।
the right is infringed in respect of the immovable property. Somebody has encroached your property, somebody has not giving the possession to you, there is a suit for the partition, there is a suit for the recovery of the property, there is a mortgage of the property cases, there are lot of the cases. Second thing is a movable property. अब मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है भैया, आपने पैसों का लेन देन कर लिया है, आपने ज्वेलरी का लेन देन कर लिया है, आपने मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। और एक को हमने कह दिया अदर्स यानी कि मिसलेनियस, जो इसमें भी नहीं फॉल करते, इसमें नहीं कहते, उनको हम यहां डील कर लेंगे, ये हमने पढ़ा था। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, एनीवेयर में इन सीपीसी, एनीवेयर का मतलब ये नहीं लेना है कि ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। सो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां डिफाइन मिलती है, आपको एक तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिलती है, जो डेफिनेशन कहीं ना मिले हो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 से हम ले लेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिलती है सेक्शन 3, ठीक है, वहां भी मिलती है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है सीपीसी ने, कहां डिफाइन किया है, 2 क्लॉज 13 में, ठीक है, 2 क्लॉज 13 में डेफिनेशन दी गई है। अब 2 क्लॉज 13 की डेफिनेशन आप देखेंगे तो वो डेफिनेशन नहीं है, दैट इज योर इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन कौन सी होती है कि इट इंक्लूड्स द ग्रोइंग क्रॉप्स, टिम्बर्स, भैया फसल को भी इंक्लूड करता है, लेकिन ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है ये डिफाइन नहीं करता है। अंडरस्टूड, ठीक है, आईपीसी में भी मूवेबल की डेफिनेशन दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, वेरी गुड। इसी तरह से देखो एसपी, हमेशा ट्राई टू लिंक योरसेल्फ, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो देखो उसकी डेफिनेशन कहां कहां पे दे रखी है, ठीक है भैया। आपको इमूवेबल मूवेबल का एक आइडिया मिल गया। अब हम अपने सेक्शन 16 पे चल सकते हैं इसको समझने से के बाद। सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है यहां पे, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका यहां पे सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन जो सबसे पहली लाइन आप पढ़ेंगे, द फर्स्ट लाइन, वो क्या कहती है इसको समझना पड़ेगा आपको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी एंड अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। इसी लाइन को पहले इंटरप्रेट करेंगे। देखिए ऐसे नहीं भागना है, आपको चीजों को इंटरप्रेट करते हुए हम चलेंगे। सबसे पहली चीज क्या कहता है कि पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए भैया, उसके बिना बात नहीं बनेगी। इट मीन्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 16 इज द पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहले पिक्यूनरी लिमिट्स देखनी है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पिक्यूनरी पे डाउट है? एनीवन हैज डाउट ऑन पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन? अरे हमने बहुत डिटेल्स में किया था इसको, सूट वैल्यूएशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, याद है आपको भैया? पहले कोर्ट फीस भी नहीं लगती थी, अंग्रेज लेकर आए थे इंडिया में कोर्ट फीस। कोर्ट फीस जो है अंग्रेज लेकर आए थे, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज द पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहले आपको ये देखना है। उसके अलावा क्या देखना है, एक लाइन और भी तो कहता है ये, other limitations prescribed by any law. It means if someone's right, being a defense personnel, if someone's right is infringed, he has to move to the AFT, Armed Forces Tribunal. He cannot come into a civil court. It is a limitation given by that AFT Act, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट के हिसाब से। अभी एक स्पेशल लॉ ने लिमिटेशन लगा दी कि सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी इस चीज को, समझ गए इस चीज को? इट मीन जस्ट एग्जांपल कि कहीं पर भी अगर किसी लॉ ने लिमिटेशन लगा दी है कि आप, जैसे रेवेन्यू मैटर्स हैं, हमारे रेवेन्यू मैटर्स हैं, रेवेन्यू मैटर्स को रेवेन्यू कोर्ट सुनेंगी, आपका सिविल कोर्ट्स नहीं सुनेंगी।
तो फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको बताई, यहां तक किसी को डाउट, सब्जेक्ट टू पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन एंड अदर लिमिटेशन। भैया सबसे पहले पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, दूसरी लिमिटेशंस किसी लॉ में अगर है तो वो देखेंगे। नहीं है जी, कुछ नहीं है, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन भी डन है। ओके, तो हमने पिछली क्लास में एक छोटी सी ट्रिक डिस्कस की थी जिसमें हम लोगों ने एक ट्रेन चलाई थी। आप सबको ध्यान होगी, हमने एक ट्रेन चलाई थी। अब ये ट्रेन की मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ऐसी ही कुछ ट्रेन होती है ना, ठीक है, बना लेते हैं यार कुछ देर के लिए, ठीक है। ऐसे एक ट्रेन हमने चलाई थी और हमने सेक्शन 16 के लिए एक ट्रिक की यहाँ पे बात की थी। और हमारी ट्रिक क्या थी कि भाई जो आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स है, वो भैया आईसीआर में चलती है, जबकि जो सिविल पुलिस होती है वो पीसीआर में चलती है। समझ में आ गया आपको? आरपीएफ हमेशा आईसीआर में चलती है, रेलवे पुलिस। इस तरह के ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। पहले हम ट्रिक पे डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्ट पे डिस्कस करेंगे। आर स्टैंड्स फॉर, दिस आर स्टैंड्स फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पी स्टैंड्स फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। F stands for foreclosure, sale, redemption in case of mortgage or charge upon movable property. I stands for your interest in movable property. C stands for compensation, and this R again stands for recovery, but here recovery is मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि सेक्शन 16 में अगर आप देखेंगे तो ए से लेकर के 16E तक आपको इमूवेबल से रिलेटेड है, और एक यहाँ पे 16F मूवेबल है, बट दिस मूवेबल विल बी ट्रीटेड एज इमूवेबल। हाउ, वी विल डिस्कस। हालांकि पिछली क्लास में मैंने इसका थोड़ा बेसिक आइडिया लिया था, ठीक है। अब देखो, आप जितने फ्यूचर जजेस हैं ना, अब मेरा ये मानना है कि आपको पेक्यूनियरी लिमिट्स का आइडिया हो गया कैसे डिसाइड करनी है, बिल्कुल जी देख लिया। अदर लिमिटेशंस आपने देख ली कि किसी और लॉ में हिसाब से भी नहीं है, ठीक है। कोर्ट फीस वगैरह डन है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट आप देखोगे कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का किस चीज से रिलेटेड केस है, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। इसको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, उसको आप समझिएगा। एक घर है, ठीक है, आपका ये क्या है, हाउस क्या होता है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है जी। ये मिस्टर पी का घर है, और इस घर में मिस्टर क्यू जो है वो रेंट पे रहता है। अब मिस्टर पी एक सूट फाइल करते हैं कि टू रिकवरी ऑफ द रेंट फ्रॉम द क्यू। भाई देखो, यहां पे जो आपका डिस्प्यूट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, समझना इस चीज को। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सेक्शन 16 में फॉल नहीं करेगा, जबकि है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बिकॉज इट डील्स विद द ओनली रेंट। द रिलीफ साउट बाय द प्लेंटिफ मस्ट बी रिलेटेड टू द आरपीएफ आईसीआर। इतना याद रखिए आप, कभी मिस्टेक नहीं होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी आपसे गलती होने के चांस ही नहीं रहेंगे। सिर्फ मेयर द रिकवरी ऑफ रेंट, घर का पोजेशन मांगा है क्या मिस्टर पी ने इस प्रॉपर्टी की रिकवरी मांगी है? नहीं मांगी है, रिकवरी ऑफ रेंट मांगा है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मांगा, भले ही डिस्प्यूट में आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है। सो द रिलीफ साउट मस्ट बी फ्रॉम दिस आरपीएफ आईसीआर वाली ट्रेन में होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आरपीएफ आईसीआर याद हो गया, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, मैं अभी बताऊंगा, जस्ट वेट। देखो थोड़ा आगे चल पड़ते हो आप। क्लॉज एफ में रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों दिया है, ये भी बात करेंगे, समझाएंगे, बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। नहीं समझा पाएंगे तो कहीं से पता करके बताएंगे, पर बताएंगे आप। देखिए, किसी भी डाउट्स को अपने साथ कैरी नहीं करना है, नेवर। कितना भी सिली डाउट हो, इवन मैं तो ये मानता हूं अगर मुझे भी कोई डाउट आएगा तो मैं आप लोगों से भी पूछ सकता हूं कि भाई ये डाउट आ गया, इसको पता करो कहीं से, मुझे पता नहीं लग रहा है। क्योंकि लॉ में जो अपने आप को टीचर समझने लगता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है।
लॉ में कोई टीचर बन ही नहीं सकता, यहां पे सभी स्टूडेंट रहते हैं, एवरीवन इज ए स्टूडेंट। चलिए कोई नहीं, नहीं देखो दो चीजें बहुत जरूरी है। टीचर ने किसी दिन आपकी क्लास, टीचर इन द सेंस जो आपकी क्लास पढ़ा रहे हैं, आप जहां भी जो भी कहीं जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वहां पे आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एक फंडा बता देता हूं, इस पर हमें 2 मिनट बात करनी चाहिए, कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, भाई आपके टीचर साहब ने 2 दिन क्लास नहीं ली, आपने भी पढ़ाई नहीं की, ये नहीं होना चाहिए। इफ यू गेट द टाइम 2 or 3 days कि भी किसी वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं, इट मीन्स यू गॉट द टाइम टू रिवाइज ऑल द थिंग्स एंड जस्ट जनरेट योर डाउट्स। Although there must be a regularity, there must be a discipline in the teaching also. मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं। चलिए बैक टू द टॉपिक। सो यहां पे आपने देखा कि किस तरह से आरपीएफ आईसीआर में हम काम करेंगे। अब इसकी एक एक चीज को समझते हैं। ट्रिक की हमने बात कर ली। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट 16A, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स में रेंट क्या आएगा भैया, यहां पे आपका मीन प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है, मीन प्रॉफिट। अब कहां डिफाइन है मीन प्रॉफिट, 2 of 12 में, गुड, वेरी गुड। लीगल नहीं, 2 of 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। डेफिनेशंस पे जो मैंने आपको बताई थी, आप ट्रिक्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अरे मैं कह रहा हूं सिर्फ आप, जरूरी नहीं है कि मेरे वाली ट्रिक्स फॉलो करो, आप अपनी ट्रिक्स भी जनरेट कर सकते हो। यू आर ए यंगर लॉट और बहुत अच्छे से आप, मुझसे भी बेहतर ट्रिक्स आप बना सकते हो, बट यू मस्ट हैव समथिंग बाय विच यू कैन डू बेटर परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 16 में फर्स्ट है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। देखो जैसे मैंने आपको अभी जो रेंट वाली बात बताई थी, पीन को रेंट की रिकवरी करनी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की आपको रिलीफ में डिमांड करनी पड़ेगी, देन ओनली योर केस विल फॉल्स अंडर दी सेक्शन 16। अब भी आता है पार्टीशन। अब भैया आपको क्या है, बड़ा घर है, पार्टीशन कराना है प्रॉपर्टी का। अब जब पार्टीशन कराना है तो जहां प्रॉपर्टी सिचुएट है वहीं सूट इंस्टीट्यूट होगा, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। लेकिन यहां मान लीजिए आपकी इंडिया में भी प्रॉपर्टी है और भैया पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी थी, पुरानी प्रॉपर्टी है आपकी। नाउ द इंडियन कोर्ट कैन नॉट ट्राई द सूट फॉर द प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ये याद रखना, इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे हम इस चीज को। थर्ड हमारा आता है फोरक्लोजर सेल रिडम्पशन इन केस ऑफ मोर्टगेज। अच्छा ये फोरक्लोजर सेल रिडम्पशन, इस सब का आइडिया है आपको। मोर्टगेज क्या होता है, मोर्टगेज होता है गिरवी रख देना, ठीक है। हालांकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरा इससे डील करता है, लेकिन सीपीसी में इसके साथ लिख लीजिएगा, सी के साथ में, कि रीड विद ऑर्डर 34। ऑर्डर 34 पूरा आपका इसी से डील करता है। जहां कहीं भी हो एक्ट में जरूर लिखें कि उसके साथ जब रिवीजन करेंगे तो दोनों चीजों को एक साथ पढ़ना है। यह आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। यानी कि देखो फोरक्लोजर का मतलब होता है कि जब मान लीजिए, मैं बता देता हूं, नहीं देखो डाउट्स मैं वही कह रहा हूं, कितना भी छोटा हो आपको कैरी नहीं करना है। कि मिस्टर ए ने क्या किया, भाई अपनी एक प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी मिस्टर बी के पास में मोर्टगेज रख दी कि भैया मेरी जमीन गिरवी रख लो और मुझे तुम 10 लाख रुपए दे दो, मुझे चाहिए। बाद में कोविड आ गया, ए की नौकरी चली गई, ए के पास पैसे ही नहीं है। अब डील ये हुई थी कि मैं तुम्हारे 6 महीने में पैसे लौटा दूंगा। तो अब बी कह रहा है कि पैसे दो, ए कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे वैसे जाओ, मैं नहीं दे सकता। तो बी क्या करेगा, बी अब कोर्ट में जाएगा कि भाई ये काम करो, इस प्रॉपर्टी को बेच दो, साहब मेरे पैसे दिला दो मुझे। ऐसे ऐसे मोर्टगेज की थी इसने। जनरली आप बैंक का एग्जाम्पल ले लो, बैंक से जो होम लोन लेते हैं, एक तरह से वो अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज करते हैं बैंक के पास, और जब लोन नहीं दे पाते तो बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को बेच देता फोरक्लोजर, ठीक है, और सेल करके
उसमें से जो अमाउंट अपना लोन की रिकवरी करके बाकी पैसा ओनर को दे देता है। दिस इज फोरक्लोजर। सो फोरक्लोजर सेल रिडम्पशन इन केस ऑफ मोर्टगेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होना चाहिए। फिर आता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप अपना कोई राइट प्रूव करना चाहते हैं, कोई इंटरेस्ट आपका है भैया, वो भी डील होगा सेक्शन 16 में। और जहां आपको ए से लेकर और ई तक की सिचुएशन मिलेंगी, सूट वहीं पे इंस्टीट्यूट होगा जहां ये प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, ना इधर ना उधर। जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, इट मींस सेक्शन 16 रिलेटेड विद द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अंडरस्टूड? ये भी एक तरह से डिसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आता है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट, जहां तुम्हारा डाउट बहुत स्टार्टिंग में था एसपी, अभी तुम ध्यान से देखना। अभी तुम्हारे देखो डाउट्स का नहीं डाउट गलत नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, डाउट तुम्हारा बहुत सही था, बट थोड़ा सा एडवांस था। इससे क्या ना, बाकी क्लास साथ में कॉपअप नहीं कर पाती है। एसपी का डाउट था कि यहां पे भी रिकवरी दिया है और ए में भी रिकवरी दिया है। तो पहली चीज तो ए में दिया है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एफ में दिया है रिकवरी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों कहा है यहां पे? आगे पढ़िए लाइन को, पूरी लाइन पढ़नी है। लॉ स्टूडेंट कभी अधूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं। एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अब इस चीज को समझ लेते हैं। हम 16 के क्लोज एफ को समझ रहे हैं, रिकवरी ऑफ आर, दिस इज आर, ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए भाई आजकल गाड़ियों का बड़ा फैशन चल रहा है। अब एक बंदा गाड़ी ले लेता है, कुछ ऐसी होती है गाड़ी, अरे तुम देख लेना, मतलब कार समझ गए ना कि कार है। अब ये कार वो लोन पे लेता है, लोन वो पे नहीं कर पाता, तो क्या करते हैं, जो आपकी भाई लोन एजेंसी है, बैंक है, जो भी है, वो आपकी गाड़ी को उठा ले जाते हैं एंड योर व्हीकल इज अंडर डिस्ट्रेंट, अंडर अटैचमेंट। नाउ व्हेन योर मूवेबल कार इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूव की जा सकती है दूसरी जगह। व्हेन योर मूवेबल प्रॉपर्टी इज अंडर द डिस्ट्रेंट और द अटैचमेंट बाय दैट पर्टिकुलर बैंक और द इंस्टीट्यूशन, अंडरस्टूड, देन it will treated as immovable property and the suit will be filed where this attachment has been done, their distraint is done। तो जहां तुम्हारी गाड़ी है भैया वहीं पे तुम्हारा सूट फाइल होगा and it will treated as immovable property। यहां पर कोई किसी तरह का डाउट? सो आपको अभी मूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल क्यों करेंगे ट्रीट, ये समझ में आ गया। अगली लाइन पढ़िए अभी, shall be instituted in the court within local limit of whose jurisdiction the property is situated। ऊपर जो हमने आरपीएफ आईसीआर पढ़ा है, वो जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होगा वहीं पे आपका सूट इंस्टीट्यूट होगा। ये सेक्शन 16 का जिस्ट है। यहां तक कोई डाउट क्लियर हुआ? सूट कहां पे इंस्टीट्यूट होगा आरपीएफ आईसीआर के हिसाब से? हम यही बोलेंगे आरपीएफ आईसीआर। अब एक नेक्स्ट प्रोवाइजो को समझते हैं। इसमें प्रोवाइजो दिया गया है, आइए कह रहा है अगर जो कंपनसेशन या रिलीफ आपने मांगा है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है और ये प्रॉपर्टी आपके डिफेंडेंट के पास है, और यहां पे जो आपको रिलीफ चाहिए, ये रिलीफ विदाउट पर्सनल ओबीडियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफेंडेंट नहीं मिल सकता आपको। समझ रहे इस चीज को? suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to the immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience। कीवर्ड है आपका personal obedience। तो यहां पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। Now two option arises। फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपके पास कि भैया जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां आप सूट फाइल कर दो, अभी हमने ये पढ़ा ऊपर। दूसरा एक ऑप्शन आ जाता है यहां पे और जहां मिले उसको गोला बना दो, या फिर किसी भी ऐसे कोर्ट में जिसके लोकल लिमिट्स के अंदर वो डिफेंडेंट एक्चुअल में रहता है, अपनी मर्जी से रहता है, कोई बिजनेस करता है,
पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है, अपना कुछ काम धंधा कर रहा है वहां पे। सो इन द प्रोवाइजर इट सेड दैट अगर भाई किसी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग हुआ है, उससे जो कंपनसेशन आपने मांगा है, रिलीफ जो मांगा है आपने, वो आपको तभी मिलेगा जब प्रॉपर वो पर्सनल आएगा, ओबीडियंस होगा, उसका पर्सनल ओबीडियंस के ही मिल सकता है। प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के पास है, उस केस में अभी तक इससे पहले तो जहां प्रॉपर्टी है वहीं जाना था, बट इन दिस केस यू कैन अप्रोच टू कोर्ट इन 2 वेज। यहां पे आपका कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन अराइज हो जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। द सेक्शन प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। मैंने अभी आपको इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का जो एग्जांपल दिया था उससे आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 16 डील्स विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, केस लिख लीजिए यहां पे, हरदयाल सिंह वर्सेस राम उजागर दुबे। हरदयाल सिंह वर्सेस राम उजागर दुबे 1945 का केस है, आजादी से पहले का। और यहां कह दिया गया था, हालांकि इसी केस को 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया है। मैं आपको पहले ही बताया था, हमेशा नए केस के साथ पुराने केस को लिखिए आप, जिससे मैं मेंस के आंसर लिखने के तरीके में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। कोई भी जो एग्जामिनर आपके इसको चेक करेगा, ही विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, you are in the, you have very good knowledge about the judgments. So section 16 हमारा कंप्लीट। अब 17 पे चले। इसमें हरदयाल वाले केस में, हाँ सॉरी, इसमें यह हुआ था कि इसमें उसने सिर्फ रेंट के लिए केस किया था। मिस्टर हरदयाल ने राम उजागर के ऊपर केस किया कि मुझे रेंट की रिकवरी चाहिए, और इसने कहा कि मैं सेक्शन 16 के हिसाब से सीपीसी में जाऊंगा और सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग मैं जा सकता हूं। तो यहां पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि आप सेक्शन 16 के प्रीव्यू में नहीं आता आपका केस, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यू आर जस्ट साउट द रिलीफ फॉर द रिकवरी ऑफ द रेंट। क्लियर? अब आगे बढ़े, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेक्शन 17। सेक्शन 17 पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन की। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जब हम सेक्शन 9 पढ़ रहे थे, मेंस का होमवर्क भी दिया था आपको। व्हेन द पार्टीज कैन आउस्ट, OUST, व्हेन द पार्टी कैन आउस्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन सेक्शन 9। When the court has the concurrent jurisdiction, when two or more courts have the concurrent jurisdiction, then it is the on the will of the parties that in which court they want to go. Even the agreement is also enforceable in that case. Section 17 अगर बेरेक पढ़ते हो फिर इसको समझते हैं। Where a suit is to obtain relief respective or compensation for wrong to immovable property, wrong immovable से ही है, situate within jurisdiction of different court। ये जो different court आ गया सेक्शन 16 में, ऐसा नहीं था। सेक्शन 16 वाली ही कंडीशन लागू होंगी सारी, बट यहां एक एडिशनल चीज आ गई कि यहां उसी प्रॉपर्टी में दो से ज्यादा कोर्ट्स का कंकरेंट जुरिसडिक्शन बन रहा है। द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड एनी वन कोर्ट within the local limit of jurisdiction any portion of the property situates। ठीक है, अब प्रोवाइजो में बाद में जाएंगे, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक्शन 17, अब मान लीजिए ये आपका कोर्ट C1 है और ये आपका कोर्ट C2 है। अब आपकी जो प्रॉपर्टी है दैट मे बी लाइक दिस, that may be like this, that may be like this, और that may be छोटी सी प्रॉपर्टी, छोटी छोटी कोई कम प्रॉपर्टी वाले तो होते हैं। नाउ द पोर्शन मीन्स आपका कोई भी पोर्शन, ठीक है भैया कि यहाँ कोर्ट C3 भी मान लेते हैं, चलिए ये कह रहे हैं 3 कोर्ट में होगा, देखो आपकी यहाँ भी यहाँ,
जब आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन, अब इस कोर्ट में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, C3 में भी आ रहा है, नाउ इट इज ऑन द विल ऑफ द प्लेंटिफ दैट इन विच सूट, सॉरी इन विच कोर्ट ही वांट टू इंस्टीट्यूट द सूट। जब कोई भी सूट आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं, और वो डिफरेंट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है, तो द केस द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी ऑफ दिस कोर्ट, C1, C2, C3, जिस किसी की लोकल जुरिसडिक्शन की लिमिट्स में वो प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन आता है, ठीक है, बट इट सब्जेक्ट टू दी, एक इसमें अभी इन सब्जेक्ट टू में हम प्रोवाइजो पे चलते हैं। देखिए प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। अब एंटायर वैल्यू मींस अगेन पिक्यूनरी लिमिट्स। अब मान लीजिए C1 की पिक्यूनरी लिमिट नहीं है, C3 C2 की है, तो भले ही आपकी प्रॉपर्टी C1 में आती हो, आप उसमें तो जा ही नहीं सकते, C2 C3 में जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? बिल्कुल सही। सेक्शन 17 जहां एक से ज्यादा कोर्ट का कंकरेंट जुरिसडिक्शन है, वहां पे आपका मैटर करता है। 17 क्लियर हो गया। अब चलते हैं 18 पे। अब 18 को जाने से पहले यहीं पे थोड़ा सा अपने इसी में समझते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये C3 का भी यहां तक है, जो C3 है आपका, ये यहां तक है, यहां कोई प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि ये C1 के उसमें आती है, C2 या C3। इट मीन्स वेयर अनसर्टेनिटी इज देयर दैट इन हुज कॉग्निजेंस दिस प्रॉपर्टी सिचुएटेड। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, आपने कहा कि अलग अलग कोर्ट केस में, तो हम किसी में चले जाएंगे, ठीक है, किसी एक में सेक्शन 16 में चले जाएंगे। लेकिन अनसर्टेनिटी है तो क्या करेंगे? जहां लोकल लिमिट है जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स की, वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो उसी के लिए बनाया गया आपका सेक्शन 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। अब जहां पे अनसर्टेनिटी की बात आती है, मैं दो या दो से अधिक कोर्ट के बीच की प्रॉपर्टी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किसके उसमें आती है। अब इनमें से कोई भी एक कोर्ट अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है उसको कि यहां पे ग्राउंड एग्जिस्ट करता है अनसर्टेनिटी का, इट विल रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, यानी कि ही विल रिकॉर्ड द रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी, वो करेगा अपने रिकॉर्ड में। अगर रिकॉर्ड नहीं करता है तो आपकी डिक्री विसिएट हो सकती है। दिस इज द कंपल्सरी स्टेटमेंट। रिकॉर्ड स्टेटमेंट देन thereupon proceed to entertain and dispose any suit relating to that property and आगे सुनिए इस चीज को, its decree in the suit shall have the same effect as if the property situate within the limit of its jurisdiction। और उसकी डिक्री की इतनी ही वैल्यू मानी जाएगी मानो वो प्रॉपर्टी उसी के एरिया में सिचुएट करती थी। बट बिफोर दैट ही हैज टू रिकॉर्ड अ रीजन फॉर द अनसर्टेनिटी। प्रोवाइडो कहता है दैट सूट इज वन विद रिस्पेक्ट टू विच कोर्ट इज कंपिटेंट रिगार्ड एज नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अभी यहां पे क्या कह रहा है कि भाई सूट इज वन विद रिस्पेक्ट टू विच कोर्ट इज कंपिटेंट, लेकिन वो कोर्ट कंपिटेंट होना चाहिए उस सूट की वैल्यू के हिसाब से, यानी फिर से पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन आ गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। एसपी देखो, जहां कहीं भी अनसर्टेनिटी है कि ये प्रॉपर्टी दो या दो से अधिक किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ये अनसर्टेन है कि ये किस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आती है। अब उनमें से कोई एक कोर्ट उस अनसर्टेनिटी का एक रीजन रिकॉर्ड करता है कि अनसर्टेनिटी है और उसको ट्राई कर देता है, तो उस कोर्ट के द्वारा दी गई डिक्री उस सूट में उसी तरह से मानी जाएगी मानो वो प्रॉपर्टी उसी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में लाई करती थी। क्लियर? सबसेक्शन 2 को देखो भी क्या कहता है।
वेयर अ स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, मैंने आपको जो विशेष वाली बात बताई, अब ध्यान देना, जो यहां पे उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अनसर्टेनिटी है, बिना रीजन रिकॉर्ड करे दे दी डिक्री, तो क्या होगा? अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की है और कोई ऑब्जेक्शन किसी ने अपीलेट या रिविजनल कोर्ट के सामने लिया जाता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि भैया उसका तो जुरिडिक्शन था ही नहीं, तो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन। तो जब तक उस ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई तब क्यों नहीं लिया तुमने? ऑलवेज ऑब्जेक्शन अंडर सीपीसी मस्ट बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। At the time issuing of the suit, no reasonable ground or uncertainty the court having jurisdiction with respect thereto, and there has been a consequent failure of justice। जब तक न्यायालय को ऐसा ना लगे कि भैया देखो यहां तो गड़बड़ है, यानी कि जो अपीलेट कोर्ट है या रिविजनल कोर्ट है भैया, वो आपके ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेंगे अगर ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नहीं लिया गया है। क्लियर? सेक्शन 18 क्लियर हो गया आप लोगों को? सेक्शन 19 को भी कर लेते हैं। सेक्शन 19 कहता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। जहां सूट मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, यहां इमूवेबल नहीं है। 16, 17 और 18 आपके इमूवेबल से डील करते थे। 19 डील्स विद द मूवेबल प्रॉपर्टी। वेयर अ सूट इज फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी। भाई किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है या मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ गलत हुआ, दोनों चीजों को ध्यान देना, यहां पे दोनों चीजें बताई गई हैं, डन टू दी पर्सन और टू दी मूवेबल प्रॉपर्टी। इसीलिए मैं कहता हूं जहां आपको और मिले उसको हमेशा गोला बनाओ। ये आपको दो अलग अलग कंडीशंस दिखाता है, या तो ये या फिर ये, ठीक है। एंड इफ रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और डिफेंडेंट रहता है दूसरी कोर्ट में। अब मान लो कोर्ट C1 में दिल्ली में आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज, वही जो रॉन्ग किया मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ वो दिल्ली में किया है, डिफेंडेंट रहता है कहां? लखनऊ में, कोर्ट C2 है वहां पे। तो उस केस में क्या होगा भाई? वहां रहता है, बिजनेस करता है, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है, ठीक है। तो सूट जो है वो प्लेंटिफ की मर्जी है, वो चाहे तो दिल्ली में फाइल करे चाहे तो लखनऊ में फाइल करे। यानी जहां आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या जहां डिफेंडेंट रहता, मूवेबल इमूवेबल में ऐसा नहीं था, जहां प्रॉपर्टी थी वहीं हम फाइल कर रहे थे। भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो वहां भी कर सकते हो, और जहां आपका डिफेंडेंट रिजाइड करता वहां भी कर सकते हो। इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं इसमें। ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी, हालांकि ये थोड़ा सा इन्होंने भाई मारने पीटने वाली बात कर दी, तो सिविल वाली बात नहीं है। बी मे शू इधर इन कैलकाटा और दिल्ली, समझ गए आप? भाई दिल्ली में रहता है, बी के साथ जो उसने रॉन्ग किया वो कहां किया? रॉन्ग टू द पर्सन का एग्जांपल है ये, तो रॉन्ग कहां किया? कलकत्ता में किया। तो जो बी है वो ए के ऊपर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है बी के ए के अगेंस्ट में, चाहे कलकत्ता में जहां उसने उसके साथ गलत किया, रॉन्ग टू दैट बी, और जहां पे डिफेंडेंट मिस्टर ए रिजाइड करता है, वॉलेंटियरली रिजाइड करता है, वर्क्स फॉर गेन करता है, कोई बिजनेस चलाता है। सेकंड देखिए बी, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली, ए भाई साहब कहां रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। पब्लिश इन कलकत्ता स्टेटमेंट डिफेमेटरी टू, और कलकत्ता में जाके भाई देखो उस वक्त क्या ना प्रेसिडेंसी थी आपकी कलकत्ता की विलियम फोर्ट में, तो मैक्सिमम एग्जांपल में आपको कलकत्ता दिल्ली मिलेगा, ठीक है। तो कलकत्ता की स्टेटमेंट्स में जाके एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स देता है। अब यहां भी रॉन्ग टू द पर्सन है, तो अब बी चाहे तो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ कलकत्ता में वहां पे, या जहां मिस्टर डिफेंडेंट रहते हैं वहां पे, कहीं दोनों में से प्लेंटिफ की मर्जी है, बिकॉज इट इज द प्लेंटिफ हु डिसाइड द jurisdiction of court in such cases। ठीक है भैया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
अब सेक्शन 20 पे जाने से पहले मैं कह रहा हूं कि इस 20 को हम कल डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 20 में आपको थोड़ा सा कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर ना मेन का क्वेश्चन समझाना जरूरी है कि आपका COA कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअल में अगर आ जाए तो इस पर लिखना कैसे है। तो इसका थोड़ा सा डिक्टेशन देंगे। आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर आज में चलेंगे तो। सो इन द नेक्स्ट क्लास और इस संडे को, ऑन कमिंग संडे वी विल हैव अ MCQ सेशन, जितना हम तब तक कवर कर लेंगे। अराउंड सेक्शन 35B तक हम संडे तक कवर कर चुके होंगे। सो पार्ट 1 सेक्शन 1 से 8 एंड आपका कंप्लीट पार्ट 1 9 to 35B ये हम डील करेंगे MCQ ऑन संडे, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑर्डर 4 भी हम कवर कर चुके होंगे। दूसरी चीज यहां पे क्या है कि डेली कोशिश कीजिए मिनिमम 2 पेज पर डे। मैं बहुत छोटा आपको टारगेट दे रहा हूं, 2 पेज पर डे ट्राई टू राइट। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि आपको मेंस के आंसर लिखने होते हैं और एक एक दिन में 2-2 एग्जाम हो जाते हैं, तो 6 घंटे अराउंड एक दिन लिखना है। सो स्टूडेंट्स को नॉलेज हो जाती है, सब पता होता है, बट दे आर अनएबल टू कंप्लीट देयर पेपर। सो प्लीज उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है। MCQ प्रैक्टिसेस करनी है। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर रहा हूं आपको, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे MCQs की हम कोशिश करेंगे डेली आपकी प्रैक्टिस करवाने की, ठीक है। इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम में जाके मैसेज कीजिए, मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा। वही स्टूडेंट इसमें ऐड हो सकते हैं जो हमारी रेगुलर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। सो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे जरूर बताएं और अगली क्लास में हम डील करेंगे सेक्शन 20 को। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, गुड डे।